growth of current in an हाँ जी, ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टेंस सर्किट। अब इंडक्टेंस सर्किट के ब्रैकेट में हमने यहाँ पे आरएल सर्किट लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय आरएल सर्किट, इफ एनीबॉडी नोज? हमारे पास वी नो दैट एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर। इंडक्टर जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। आर हमें पता है कि रेजिस्टेंस होती है, तो आर और एल को जब हम सीरीज में लगा दें तो वो बन जाता है, और इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। एक स्विच लगा दें साथ में, मान लो कोई भी, उसको ओपन और क्लोज करने के लिए, तो उस टाइम पे जो सर्किट बनेगा दिस इज नोन एज आर एल सर्किट, ठीक है। और इसमें एल की वैल्यू जो है वो हाई रखते हैं हम। जब इसकी वैल्यू हाई रखेंगे, एल की वैल्यू, इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा, और उस टाइम पे ये जो सर्किट बनेगा दिस इज नोन एज इंडक्टिव सर्किट और इंडक्टेंस सर्किट। तो इट इज कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक इंडक्टिव सर्किट है आपके पास जिसमें आर लगा है, एल लगा है, उसमें करंट को जब हम ग्रो करते हैं, करंट को ग्रो करने का मतलब कि करंट जब यहाँ से एकदम से राइज होता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो उस सर्किट में, उस सर्किट का बिहेवियर क्या हो जाता है, दैट इज नोन एज ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टिव और आरएल सर्किट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। नॉट अ वेरी फ्रिक्वेंटली कम्स इन द एग्जाम्स, ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, बट इन केस आपको आ जाए, सिलेबस में है, आ भी सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस, अदरवाइज इट इज हैविंग सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, थोड़ा न्यूमेरिकली पढ़ना पड़ेगा हमें, बट एक बार आपको आ गया फिर इसके में मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इस चीज को। टॉपिक का नाम नोट कर लिया होगा आपने, दिस इज द डायग्राम फॉर दैट टॉपिक। इसमें क्या किया है हमने, एक बैटरी लगाई है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स है, एक स्विच लगा दिया जिसको टी का नाम दिया है, कई बुक्स में एस का नाम दिया हुआ है, कई में टी का दिया है, सो डजंट मैटर, आप जो मर्जी लिख सकते हैं। एक आर और एल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है विद ईच अदर, ठीक है। दिस इज आर एल सीरीज सर्किट बेसिकली। तो ये एक सर्किट की फोटो बनी हुई है, इमेज बनी है, ये आप अपनी कॉपी पे साथ में बना लेंगे, इसको ही हम डिस्क्राइब करेंगे कि कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन दी हुई है कि लेट ए रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम्स कनेक्टेड इन सीरीज विद द इंडक्टिव कॉइल ऑफ एल हेनरी, जो एल का यूनिट होता है, इंडक्टर का यूनिट होता है, दैट इज हेनरी, जो आर का यूनिट होता है दैट इज ओम, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला है कि एक रेजिस्टेंस ली है आर ओम की, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है विद द इंडक्टिव कॉइल ऑफ एल हेनरी, एल उसकी वैल्यू होगी और हेनरी उसका यूनिट होगा। व्हेन द स्विच टी इज क्लोज्ड, जैसे ही ये टी को हम क्लोज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से आई करंट जो है वो राइज करना शुरू कर जाता है। कितना राइज करेगा, जितनी ये वोल्टेज कैपेबिलिटी है, ठीक है। इसकी जितना, मतलब पीछे से मैंने एक वोल्टेज दी, जो करंट आएगा वो एकदम जीरो से उस मुकाम पे पहुंच जाएगा जो हमारा आर एल लोड के अकॉर्डिंगली करंट चाहिए, तो ये करंट हमारा पीछे से एकदम से राइज हो जाता है। It must be noted that current does not reach its maximum value instantaneously because of the self-induced EMF in the coil or property of the inductive coil. अब ये जो RL लगा है यहाँ पे, इसका मकसद क्या होता है, वी नो दैट कि हमने लास्ट सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कॉइल की कि ये करंट को चेंज होने से रोकता है, करंट को चेंज होने से। तो जैसे ही पीछे से करंट राइज होगा, एल जो है ये उसको अपोज करेगा, इट विल अपोज द इट करंट टू चेंज। तो क्या होगा, करंट एकदम से मैक्सिमम वैल्यू नहीं पकड़ पाएगा, करंट पकड़ लेगा बट एकदम से नहीं पकड़ेगा। जैसे इनपुट करंट, मतलब जितनी देर इससे पहले पहले की बात कर लूं करंट राइज करेगा, बट इंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं करंट की बात करूं तो एकदम से ये राइज नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टिव कॉइल, ठीक है। In other words, as the current tends to increase, करंट पीछे से जब बढ़ेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द कॉइल। हमें पता है कि इस कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था, और जो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो उस डायरेक्शन में होगी कि वो उस अपोज करेगा उस इंक्रीज इन करंट को, वो जो करंट इंक्रीज हो रहा था उसको अपोज करेगा। इसलिए क्या होगा, करंट बढ़ेगा तो सही बट विद सम डिले, और वही डिले हमने फाइंड करना है कि कितना डिले आएगा। तो करंट टेक सम टाइम टू अटेन इट्स फाइनल वैल्यू, ठीक है, वो अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में कुछ टाइम लेगा। तो उसके लिए हमने ये एक जो है वो एक्सप्रेशंस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे आई लिया है करंट,
di over dt है, हमें टर्मिनोलॉजी चाहिए जो कि है रेट एट विच करंट इज इंक्रीजिंग, di over dt दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारी जो टोटल वोल्टेज होगी दैट v दैट इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। वी आर क्या है, जो कि इसके क्रॉस वोल्टेज आर के क्रॉस, और वी एल क्या है, जो कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आएगी, और दोनों का सम टोटल वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, सीरीज सर्किट में हमें पता है कि वोल्टेज डिवीजन हो जाती है, तो वी आर प्लस वी एल से मिलके अप्लाइड वोल्टेज टोटल बनेगी। अब हमें पता है जो वी आर होती है, आर के क्रॉस अगर कोई वोल्टेज होगी दैट इज इक्वल टू आई आर, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस वो आई आर से मेजर करते हैं, तो वी हैव रिटन हेयर आई आर। और जो एल के क्रॉस इंडक्टर के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। ये हमने पढ़ा था ईएमएफ जो लास्ट में पढ़ी थी, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, उसकी वैल्यू होती है एल डी आई ओवर डी टी। एल वैल्यू जो इंडक्टर की, डी आई ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो वो हमने ऐसे लिख दिया एल डी आई ओवर डी टी, ये टोटल वी होगी। अब हमने ये निकालना है, इंडक्टेंस की वैल्यू एक तरफ रख ली, आई आर उधर लेके दूसरी तरफ, तो ये बन गया वी माइनस आई आर एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, जो v माइनस आई आर है इसको मैं राइट साइड ले गया। ठीक है, और जो डी टी ओवर एल होगा इसको मैं उल्टा ले गया, मतलब ये डिनोमिनेटर में, ये ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और एल डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डी आई ओवर वी माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी ओवर एल। ठीक है, दोनों साइड्स पे अगर मैं माइनस आर से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस आर डी आई ओवर वी माइनस आई आर इज इक्वल टू माइनस आर डी टी ओवर एल। अब इन दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड्स को। जब हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू 0 से लेके t तक लिमिट लेंगे हम इसकी। ठीक है, तो ये हमने जब लिया इंटीग्रेशन तो हमारी ये रिस्पॉन्स आ जाएगा उसके बाद। अब यहाँ से अगर हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये बन जाएगा log e v माइनस आई आर। ठीक है, और दूसरी साइड पे ये हमारा एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और कांस्टेंट को नाम दे दिया हमने c। ठीक है, व्हाट इज द c? c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ c क्या है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसकी उस टाइम पे वैल्यू, जब टाइम 0 होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में जहां से करंट राइज कर रहा था, उस टाइम पे t इज इक्वल टू 0, t पे हमने कोई करंट नहीं दिया था, तो मतलब t ओपन था, उस टाइम पे i की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब i की वैल्यू 0 जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। अगर यहाँ पे पुट करेंगे i की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 कर दी तो दिस इक्वेशन विल बिकम 0, और यहाँ पे i वाली वैल्यू 0 कर दी तो दिस इक्वेशन आई आर विल बिकम 0। तो हमारे पास ये बच जाएगा log e v इज इक्वल टू c। ठीक है, सो ये वाली इक्वेशन जो है इसको हमने क्या किया, c जो हमारी वैल्यू निकली अभी, c वैल्यू निकली दैट इज log e v, इसको पुट कर दिया अगेन इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो c की जगह हमने log e v लिख दिया, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन जो थी। अब हम इसमें क्या किया, ये जो log e v है ये उधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब दोनों log जब दूसरे हाथ जाते हैं तो वो उसमें डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा log e v माइनस आई आर डिवाइडेड बाई v, इधर रह जाएगा माइनस आर ओवर एल टी। log e यहाँ से निकाल के दूसरी तरफ अगर मैं लेके जाऊं तो वो e की ई रेस टू पावर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से log e निकाल के यहाँ पे ई रेस टू पावर कर दिया हमने, ये वाली इक्वेशन ऐसे ही रह जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया ई रेस टू पावर माइनस आर टी ओवर एल, जो ये इक्वेशन थी ये ऊपर पावर में आ जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या किया, दिस डिवीजन ऑफ v ये भी हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये बन गया v e माइनस आर टी एल। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने बेसिकली करंट निकालना है, हमारा काम था कि ग्रोथ ऑफ करंट निकालनी है कि कितनी फास्टली ग्रो कर रहा है आरएल सर्किट में करंट। तो आई एक तरफ रख लिया, बाकी ये जो आर था ये डिवाइड हो गया, और बी जो था ये उधर चला गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो आफ्टर दिस इक्वेशन हमने आई इधर रख लिया, तो ये हमारे पास बच जाएगा बी ओवर आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी ओवर एल। अब यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, हमने एल ओवर आर को टाइम कांस्टेंट मानना है। ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट सर्किट। जो एल आर होते हैं ये एक इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस सर्किट और टाइम कांस्टेंट सर्किट बोलते हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंगली पता चलता है हमें एल डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या ली है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम जो है वो वेरी करेगा। जो उसका करंट का बढ़ने का टाइम है, जैसे एक करंट पीछे से तो ऐसे बढ़ रहा है,
पर जो आउटपुट पे करंट होगा वो ऐसे बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो वो जो टाइम है वो हमें कैसे पता चलेगा, विद रिस्पेक्ट टू एल ओवर आर। एल और आर की जो रीडिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारा टाइम कांस्टेंट चेंज होगा, और इसको हम इसके साथ लैम्डा के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। तो इसकी जगह हमने जो माइनस आर टी ओवर एल था उसकी जगह हमने एल ओवर आर जो है वो लैम्डा फिट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस टी ओवर लैम्डा। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी V ओवर आर एज पर ओम्स लॉ होता है आई जो होता है V ओवर आर होता है, तो यहाँ पे आई पुट कर दिया हमने, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, I इज द फाइनल वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। जो I है वो क्या है, हमारी जो लास्ट वैल्यू, दिस इज द I, जो जहां पे करंट आके स्टेडी वैल्यू में पहुंच जाता है, मतलब इट विल इंक्रीज बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये I की वैल्यू जो है वो फाइनल वैल्यू है। और जब अगर उन्होंने कहा कि t इज इक्वल टू लैम्डा, उस टाइम पे जो हमारा t है ये लैम्डा पे पहुंच जाता है इस टाइम पे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज -1 ई रेस टू पावर -1, और ई रेस टू पावर -1 जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.368। ठीक है, 3.3678 होता है, तो 0.368 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 0.368 अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, 1 माइनस 0.368 हमारा बन जाता है 0.632 मल्टीप्लाई बाय दिस आई, तो दिस विल बी द आंसर। इसके अकॉर्डिंगली हमने चलना है, ये आपने याद रखना है। और ये वाली लास्ट लाइन, द टाइम कांस्टेंट ओमेगा लैम्डा of the circuit can be defined as the time during which the current rises to 0.632 times of its steady value. This is the value जो कि हमने यहाँ से मेजर करनी है। इस टाइम पे हमारा जो टाइम रेट है कि किस स्टडी वैल्यू से कितना टाइम ले रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो है हमारा 0.632 मल्टीप्लाई बाय दिस आई। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है विद द ग्रोथ ऑफ करंट। अगर आपको एग्जाम में आएगा, ये इक्वेशन नहीं बनानी आएगी आपको, ये जस्ट उन्होंने एक डिफाइन किया है कि कैसे ये वाला पॉइंट निकला। हमें ये याद रखना है कि इस रेट पे हमारा करंट चेंज होगा जब भी हम इंडक्टर लगाएंगे किसी सर्किट में, दैट इज 0.632 आई, और जब राइज कर रहा है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू बनेगी आउटपुट वैल्यू। ठीक है, एकदम से करंट नहीं इंक्रीज करेगा, इट विल चेंज स्लोली बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टर। और वो किस रेट से करेगा, दैट इज 0.632। इज इट ओके? यस सर। राइट, तो ये हमारा ग्रोथ ऑफ करंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपने सारा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एंड लाइंस और ये डायग्राम्स याद रखने हैं। बीच में कुछ कुछ लाइंस आप लिख सकते हो जो स्टार्टिंग में हमने कंस्ट्रक्शन में दी थी। आफ्टर दैट आप सीधा भी आई की वैल्यू लिख सकते हो, तो वो भी चलेगा, जस्ट आंसर सही होना चाहिए और ये वेव फॉर्म जो है ये सही बनानी आनी चाहिए। ठीक है, बीच में जो हमें इतना कॉम्प्लेक्स जो सर्किट दिया है मैथमेटिकल, ये जरूरी नहीं है याद रखना, ये हमारे लिए है कि इतना आ रहा है और ये प्रूव्ड है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना अभी सारे। तो दिस वाज ग्रोथ ऑफ करंट। आपने जब भी आपको ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में आएगा, आपने ये लाइन याद रखनी है कि द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, इसका एक ये आरएल सर्किट टाइम कांस्टेंट होता है, और ये डिफाइन करते हैं हम, कैन बी डिफाइंड एज अ टाइम ड्यूरिंग विच द करंट राइजेस टू 0.632 टाइम्स ऑफ इट्स स्टेडी वैल्यू। स्टेडी वैल्यू तो होगी कि कितनी होनी है, बट वो जो इसका टाइम कांस्टेंट है वो कितना होगा, दैट इज 0.632। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू करंट। आगे है डिके ऑफ करंट। डिके ऑफ करंट होता है जब हम पीछे से एकदम से करंट आ रहा है और एकदम से बंद कर दें, तो क्या चेंजेस आएंगे। अब पीछे से यहाँ से मान लो ये करंट आ रहा था, ठीक है, डीसी करंट है तो स्टेडी वैल्यू में होगा। एकदम से हमने ये स्विच जो है इसकी पोजीशन 1 से 2 की तरफ कर दी, तो क्या होगा, जैसे ही 1 से 2 की तरफ कर दी, दिस इंडक्टर गेट्स चार्ज, ये चार्ज हो चुका था। ठीक है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये चार्ज होना शुरू हो जाता है जब हम इसको डीसी करंट देते हैं, तो ये चार्ज हो चुका है। अब इसकी पोजीशन 1 से 2 की तरफ कर दी इसने, अब डिस्चार्ज होना है, मतलब इट विल अपोज द करंट अगेन। ठीक है, ये अब डिस्चार्ज होने पे क्या होगा, एकदम से डिस्चार्ज नहीं होगा, ये नहीं कि इसकी वैल्यू एकदम से इतनी आ रही थी एकदम से 0 हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम टू गेट डिक्रीज। ठीक है, अब ये कितना टाइम लेगा डिक्रीज होने में, उसकी जो है वो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो वही चीज कंस्ट्रक्शन में आ गई कि हमने एक आरएल सर्किट लिया है, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड टेक सम टाइम टू रीच इट्स फाइनल वैल्यू। इफ नाउ
द स्विच इज ब्रॉट टू पोजीशन 2, जैसे ही हमने पोजीशन 2 पे कर दिया ये बैटरी से कट ऑफ हो जाएगा, मतलब इसको सप्लाई नहीं मिलेगी आर एंड एल को। तो क्या होगा, द करंट थ्रू द सर्किट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड टेक सम टाइम टू रिड्यूस टू जीरो, एकदम से डिक्रीज होने शुरू हो जाएगा, बट जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू रिड्यूस टू जीरो। कितना टाइम लेगा उसके बारे में बात करेंगे। सेम अगेन वही चीज ले ली हमने, आई जो है वो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, डी आई ओवर डी टी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, अप्लाइड वोल्टेज होगी हमारी बी आर प्लस बी एल, ठीक है, उसकी वैल्यू ये लिखी हुई बी आर की आई आर और बी एल की वैल्यू होती है एल डी आई ओवर डी टी। अब हमारी वोल्टेज जीरो हो गई क्योंकि हमारा जो सर्किट था उसमें आप देख सकते हैं एकदम से हमने स्विच जो है पोजीशन 2 कर दी तो वोल्टेज यहाँ पे जीरो आ गई, बी इज इक्वल टू जीरो हो गई। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये वाली जो बी था ये जीरो कर दिया, आई आर प्लस एल डी आई ओवर डी टी। अब हमने यहाँ से जो आई है ये हम एक तरफ ले जाएं, ऐसे करते हैं, ये जो एल वाली टर्म है ये एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है, और इसमें से डी आई इधर ही रह गया, आई आर ये हमारी इक्वेशन बनेगी, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। यहाँ से डी आई इधर ही रह गया, आई इसके नीचे ले आए तो ये बन गई हमारी डी आई ओवर आई एक तरफ, और ऊपर हम ले गए माइनस आर डी टी ऊपर ले गए, एल नीचे ले आए, तो ये इक्वेशन बन गई एंड दिस इज सेम एज दिस इक्वेशन, ठीक है। इसको बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये बन गया डी आई ओवर आई, इधर माइनस आर डी टी ओवर एल। इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू बन जाएगी log ई आई, इधर बन गया हमारे पास माइनस आर एल टी, यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया c। अब c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एट द टाइम t जीरो, जब हमारा t जीरो होगा उस टाइम पे क्या होगा, करंट की वैल्यू i थी, मैक्सिमम करंट था पीछे से आ रहा क्योंकि पीछे से बढ़ते हुए हमने कम किया है, तो दिस i इज इक्वल टू स्मॉल i जो है वो मैक्सिमम वैल्यू थी i की, तो यहाँ पे i लेना है हमने छोटे i को। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, दिस log ई आई जो है हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, और t की वैल्यू जीरो है हमने यहाँ पे पुट कर दी तो ये बन गया log ई आई इज इक्वल टू सी। अब इसकी वैल्यू c की वैल्यू हमने पुट कर दी अगेन इक्वेशन 1 में, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 के आ जाएगी। इसमें log e जो है ये उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, log ई आई ओवर आई बन जाएगा, इधर हमारे पास राइट साइड में आएगा माइनस आर एल ओवर टी, ठीक है। इसके बाद हमने ये log e को हमने ले गए दूसरी तरफ, ये तो ये बन गया e की पावर, तो आई को भी उधर ले गए, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद इन्होंने वही चीज की है, एल ओवर आर को टाइम कांस्टेंट लिया और लैम्डा के साथ डिनोट किया है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। अब हमने क्या किया, जो लैम्डा है दैट इज इक्वल टू टी कर दिया, तो हमारे पास ये ई रेस टू पावर माइनस वन आ गया। अब ई रेस टू पावर माइनस वन हमने अभी निकाला था, आप निकाल सकते हो अपने कैलकुलेटर में, आपके पास वो कैलकुलेटर होना चाहिए जो साइंटिफिक है, उसमें आप ई माइनस वन करोगे तो उसकी वैल्यू 0.368 आएगी। तो वो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी कि ये e माइनस वन ई रेस टू पावर माइनस 1.368 मल्टीप्लाई बाय आई, तो ये आंसर है इसका डिके ऑफ करंट का, कि जब टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस डिके ऑफ करंट कैन बी डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट फॉल्स टू 0.368 टाइम्स ऑफ इट्स स्टेडी वैल्यू, तो दिस विल बी टेकन एज लैम्डा, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। जब तक वो उसमें 0.368 की वैल्यू नहीं अटेन कर लेता है तब तक हमारा टाइम कांस्टेंट मेजर होगा, मतलब इस वैल्यू पे वो डिके होगा करंट, एंड दिस विल बी द कर्व। तो ये आप याद रखोगे जब कम हो रहा है करंट, 0.632 याद रखोगे जब बढ़ रहा है करंट, ठीक है, दिस इज द टाइम कांस्टेंट। ये हो गया हमारा डिके ऑफ करंट, ठीक है। ये लाइंस याद रखनी डिके के लिए, वो रखनी थी ग्रोथ के लिए। अब अगला जो क्वेश्चन है दैट कम्स इन द 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स में आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये आप कॉपी पे लिख लीजिए। इसमें क्या किया हुआ है, अब उन्होंने कहा है कि इंडक्टर में जब हम करंट पास करते हैं पीछे से तो ये एक एनर्जी को स्टोर करता है, वो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दिस इज एन इंडक्टर, ये एक इंडक्टिव कॉइल लगी है, ये एक आर लगा है उसके साथ, तो दिस इज कॉल्ड आर एल सर्किट। उसके साथ एक बी लगाया है और एक स्विच लगाया है। अब हमने ये देखना है कि ये कितनी एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर, एनर्जी मींस पावर।
उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बात की है। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द इंडक्टिव कॉइल इट इज यूज्ड इन टू वेज। अब ये दो तरीके से इसको यूज करेगा आरएल सर्किट। पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू मीट आई स्क्वायर आर लॉसेस। अब देखो हमने यहाँ से जो इसको वोल्टेज दी है, यहाँ पे VL मिलेगा, यहाँ पे VR मिलेगा। जो VR होगा जिसको हम IR बोलते हैं, ठीक है, वो एक पावर लॉस करेगा। पावर लॉस होता है हमारा हीट डिसिपेशन। इससे क्या होगा, हम जितनी भी रेजिस्टेंस होती है हमारे सर्किट में वो गर्म होनी शुरू हो जाती है। गर्म होने का मतलब है उसमें से कुछ पावर लॉस होगा, और वो कितनी पावर लॉस होगी, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, ठीक है। इसको V का फॉर्मूला होता है हमारे पास आई आर, सॉरी, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, V का फॉर्मूला होता है आई आर। तो ये हमारे पास आ गया आई आर मल्टीप्लाई बाई आई, जो कि आई स्क्वायर आर से हम मेजर करते हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू मीट आई स्क्वायर आर लॉसेस एंड इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। कुछ एनर्जी तो जो हम यहाँ से सप्लाई देंगे, कुछ एनर्जी तो हमारी लॉस में निकल जाएगी, और वो कितना लॉस होगा, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और वो एनर्जी को हम रिकवर नहीं कर सकते। एक बार जब चीज हीट डिसिपेट हो गई, बाहर को निकल आई, वो हम दोबारा से एनर्जी को रिकवर नहीं किया जा सकता। अब ये तो हो गई कुछ पावर, बाकी पावर कहाँ गई। द रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू क्रिएट मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो बाकी पावर है वो हमें जब इंडक्टर से पास करते हैं तो इसमें से कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। हमने पढ़ा है कि करंट जब चेंज होगा पीछे से ड्यू टू दिस डीसी, ये एकदम से बढ़ेगा या एकदम से कम होगा, उस टाइम पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज स्टोर्ड इन द दिस इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो ये एनर्जी है जो पीछे से आ रही है, वो ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। मतलब देयर विल बी सम चार्ज स्टोरेज, ये कुछ चार्ज को स्टोर करेगा कुछ टाइम के लिए L। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स द स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगी, कोलैप्स का मतलब जब इसको आगे निकलने के लिए कुछ रास्ता मिल जाएगा, ये वहां से निकल जाएगी, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो वहां से रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। मतलब पीछे से करंट अगर मैं कांस्टेंट भी कर दूं, उस टाइम पे भी ये कोलैप्स हो जाएगी, और उस टाइम पे ये एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसको डिफाइन करते हैं आगे। हमारा लास्ट 1 मिनट रह गया है, आप सभी रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हमने ये वाला जो था डायग्राम, इसमें क्या बताना है, सिंपल सी चीज है कि हमने यहाँ से वोल्टेज दी, स्विच को क्लोज किया, स्विच क्लोज किया तो सारी एनर्जी जो है, जो पावर है V इंटू आई, वो पूरी की पूरी इसके क्रॉस हमें मिलेगी, ठीक है। और इसमें एक R लगी है जो कि पावर को लॉस में क्रिएट करेगा, मतलब दैट लॉस इज आई स्क्वायर आर, हीट में कन्वर्ट कर देगा, रेजिस्टेंस गर्म होनी शुरू हो जाती है। ये तो गई, ये तो खत्म हो गई आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंगली। बाकी जो पावर बची वो सारी यहाँ पे स्टोर होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो यही समझाना चाहते हैं हम लोग कि कुछ पावर लॉस हो गई और कुछ स्टोर होनी शुरू हो गई। कितनी स्टोर होती है उसके बारे में अब बताया गया है कि when the switch is closed the current flowing through the coil start increasing। जो करंट है वो कॉइल के क्रॉस या उसमें से जो पास कर रहा है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बट स्लोली, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये करंट को चेंज होने से रोकता है। तो इट विल इंक्रीज बट वेरी स्लोली एंड फाइनली अटेन्स द स्टडी वैल्यू। और कुछ टाइम बाद ये अपनी एक स्टडी वैल्यू ले लेता है, मतलब दिस टाइम इट विल टेक दिस टाइम टू कवर अप द स्टडी वैल्यू ऑफ आई। The increase in current is opposed by self-induced EMF। और जो ये oppose कर रहा था करंट को, वो क्यों कर रहा था, because of that self-induced EMF produced in the coil। Electrical energy is required to overcome this opposition। और पीछे से अगर पावर इसको देते रहे तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, जो ओपोजिशन वाली, ये खत्म हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब ये कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू, तब ओपोज नहीं करेगा। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल। और ये जो एनर्जी है, अब इसको पीछे से जो वोल्टेज दी गई थी, ये सारी उसके मैग्नेटिक फील्ड में जाके स्टोर हो जाएगी उस टाइम के लिए, ठीक है। और तब तक स्टोर रहेगी जब तक पीछे से हम वोल्टेज दे रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं। ऑन द ओपनिंग ऑफ स्विच, जैसे ही स्विच को ओपन करेंगे क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स। उस टाइम पे पीछे से वोल्टेज आनी बंद हो गई, तो क्या होगा, जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गई थी वो कोलैप्स हो गई। क्यों कोलैप्स हो गई, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स। और वो स्टोर्ड एनर्जी इज रिटर्न्ड बैक टू द सर्किट, वो वापस उस सर्किट में बैक चली जाएगी जहां से वो जैसे ये मैंने ओपन कर दिया स्विच को
और इसको शॉर्ट कर दूं तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मतलब जो ये चार्ज हुआ था इंडक्टर ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, एंड दिस एनर्जी इज ऑल्सो डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब वहां पे रेजिस्टेंस फिर लगी हुई है, जब वो डिस्चार्ज भी होगी एनर्जी तो वो फिर दोबारा हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, and this is calculated as, this energy stored in magnetic field is calculated as, इसको हमने डिफाइन किया मैथमेटिकली, I लिया इन्होंने करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, di over dt लिया रेट एट विच करंट इंक्रीज इन द कॉइल, जो ईएमएफ होती है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी वैल्यू होती है L di over dt। अब पावर निकालनी हमने, सो पावर होती है V into I, V को हम E के साथ भी डिनोट कर सकते हैं तो इन्होंने E के साथ डिनोट किया है E into I। E की वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज L di over dt, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू, वर्क डन इन टाइम dt इन ओवरकमिंग द ऑपोजिशन ड्यू टू द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इन्होंने इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ले गए, दैट इज इन द विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मेरे पास आ गया ei dt, मतलब हमने इसको dt के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंशियल सर्किट बना दिया, ei dt लगा दिया, इधर हमने L di, यहाँ पे I आएगा L di ओवर dt, ये तो पहले ही था, I भी यहाँ पे पहले था, dt यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, dt यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, dt dt कट गया, हमारे पास आ गया Li di, तो ये यहाँ पे ये चीज निकल आई, टोटल वर्क डन व्हेन करंट इंक्रीज फ्रॉम 0 टू I। अब हमारा जो करंट की वैल्यू है दैट इज 0 टू I, तो हमने एक इंटीग्रेशन ले ली फ्रॉम 0 टू I, Li di को यहाँ पे इंटीग्रेशन दे दी। अब हमारे पास जो ये L है दैट इज हैविंग कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, और I जो है ये चेंज हो रहा है, और वो कहाँ से कहाँ तक चेंज करना है हमने, 0 से I तक, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2, this is the integration of this circuit, this is integration Li square, और ये जो W है that is called power, that is the unit of power, watt, ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं इन द जाउल्स, जो हमारा सबसे पहला काम होता है, पावर वर्क एनर्जी जो है वर्क डन है वो जाउल में मेजर करते थे हम शुरू में, और जाउल में ही अब भी इसको मेजर करते हैं, तो हमारी कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसके बारे में ये दिया है, दैट इज 1/2 Li square। So this is the work done when current increase from 0 to I, एंड कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो ये आंसर आएगा, ये आपको ना ब्लैंक्स में आएगा क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन द, मैंने आपको ब्लैंक्स डालने हैं एग्जाम में तो उसके लिए भी आप याद रखना, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर व्हेन द करंट इंक्रीज इज डैश, तो यहाँ पे आंसर आएगा दिस वन 1/2 Li square joules, ठीक है। तो दिस इज 5 मार्क्स और 10 मार्क्स क्वेश्चन, ये ऐसे भी आ सकता है 5 और 10 मार्क्स में, अगर ब्लैंक्स में आएगा तो सिर्फ आंसर लिखेंगे, अदरवाइज 5 और 10 मार्क्स में आएगा तो प्रॉपर लिख के आएंगे ये क्वेश्चन, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे हमारे 2 टॉपिक्स है छोटे छोटे ही हैं, वो भी हम कवर करेंगे ताकि हम सिलेबस को कवर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। वो है हमारा इंडक्टेंस इन सीरीज, 2 इंडक्टर को सीरीज में लगाना है, पहले हमने शुरू में रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया था, इफ यू रिमेम्बर दैट टॉपिक। अब हमने इंडक्टेंस को सीरीज में लगाना है, तो उसका फैक्ट बताना है कि सीरीज में लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये 2 सर्किट बने हुए हैं, ये दोनों सीरीज सर्किट है, इसमें क्या किया हुआ है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्किट देख रहे हो आप, इसमें जो फ्लक्स की सेटअप हुई है, मतलब जो करंट एक डायरेक्शन से ऐसे दिया है कि वो फ्लक्स की डायरेक्शन इधर को कर रहा है, दैट इज राइट साइड, और दूसरा जो L लगा है, जो दूसरी कॉइल लगी है, वो भी उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा रही है, दैट मींस द फ्लक्स सेटअप इन द कॉइल आर इन सेम डायरेक्शन। उस टाइम पे क्या होगा, दोनों की फ्लक्सेस ऐड हो जाएंगी, ठीक है, दोनों की फ्लक्सेस एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी, और ये हमारे पास उस टाइम पे टोटल इंडक्टेंस निकल के आएगी। देखो अब 2 तरह की फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, एक तो हो रही है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज L, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट पास हुआ, तो यहाँ से जब करंट पास हुआ तो यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई जिसकी वैल्यू है L1, फॉर एग्जांपल L1 ले ली। बट अब ये वाली कॉइल दूसरी कॉइल के साथ नियरर है, जब ये दोनों कॉइल एक दूसरे के क्लोज होगी, जैसे ही I करंट जो है ये L1 से पास करेगा, कुछ फ्लक्स इसमें भी सेटअप होगी नेबरिंग कॉइल में, हमने पढ़ा हुआ है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में
कुछ फ्लक्स नेबरिंग कॉइल में सेटअप होगी, उसको नाम दिया है m का। तो क्या होगा, यहाँ पे जब करंट पास करेगा दिस थ्रू दिस इंडक्टेंस L1, तो यहाँ पे एक दो तरह की फ्लक्स सेटअप होगी, एक सेल्फ इंड्यूस्ड और एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ये L1 प्लस m लिख दिया हमने जब यहाँ से पास किया। अब वही करंट जब दूसरी कॉइल में से पास करेगा दैट इज L2, तो यहाँ भी दो तरह की EMF इंड्यूस होगी, एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड जो कि L2 में होगी, और इसमें से जब करंट पास करेगा तो इसका फैक्टर L1 को पड़ेगा, और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF होगी वो होगी m, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। तो दो तरह की यहाँ पे भी हो रही है L2 प्लस m। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी फ्लक्स की डायरेक्शन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जैसे रेजिस्टेंस ऐड हो जाती थी वैसे ही इंडक्टेंस भी ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल इंडक्टेंस भी यहाँ से मिलके बनेगी L1 प्लस L2 प्लस 2m। ये हमारा है जब इंडक्टेंस को हमने सीरीज में लगाया और दोनों फ्लक्स की सेटअप जो डायरेक्शन है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। ये एक हो गया केस। दूसरा केस है कि हमने सीरीज में तो लगाया है बट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। L1 की डायरेक्शन अगर राइट साइड को जा रही है, दूसरी तरफ जो L2 लगी है, जो दूसरी कॉइल लगी है, वो हमने ऐसे इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया है कि उसकी डायरेक्शन उल्टी हो, इससे डिफरेंट हो, ऑपोजिट हो। तो उस टाइम पे L की वैल्यू क्या होगी, टोटल L की, तो दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसमें क्या दिया है, अगेन वही, जो यहाँ पे दो तरह की सेल्फ इंड्यूस EMF होगी, एक L1 और एक m, तो ये हमने ले लिया। अब ये जो m है दिस इज माइनस, ये माइनस क्यों दिखा रहा है, बिकॉज इसमें जो m इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन इससे उल्टी है, और हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स एक दूसरे को कट कर सकती है, जब एक दूसरे की तरफ आएगी तो इसका इफेक्ट एडिशन या जो है वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये L1 माइनस m से डिनोट किया है कि माइनस m उसको खत्म कर देगी थोड़ा सा। ऐसे ही जब करंट L2 में से पास करेगा उस टाइम पे m यहाँ पे जनरेट होगी L1 में, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है L2 से, तो यहाँ पे L2 माइनस m आएगा, बट दोनों लगे सीरीज में है इसलिए बीच में प्लस लगा दिया। अब दोनों की टोटल वैल्यू क्या आएगी, टोटल इंडक्टेंस विल बी L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो ये भी याद रखना आप, ये है जब सीरीज में है बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये वैल्यू आएगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी दिस वन। ये हो गया हमारा इंडक्टेंस इन सीरीज। दूसरा है इंडक्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल हमें पता है कैसे लगाते हैं। अब इसके भी दो केस डिफाइन किए हैं कि जब दोनों की फ्लक्स की डायरेक्शन सेम होगी तो वो एक केस ले लिया, पैरेलल में ही जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी दूसरा केस वो ले लिया। अब उस टाइम पे हमारे ये टोटल इंडक्टेंस दी है, ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला ही है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है, सिंपल फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। तो ये आप लिख लीजिए या इसकी मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा। टोटल इंडक्टेंस हेयर विल बी, दोनों का मल्टीप्लाई L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 माइनस 2m। ये होगी जब दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, फ्लक्स की डायरेक्शन। और दूसरा जो हमारे पास ये इक्वेशन दी है, ये होगी जब करंट की डायरेक्शन, फ्लक्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, उस टाइम पे माइनस 2m की जगह प्लस 2m लगा दिया। L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो ये आपने अगर एग्जाम में आ जाए, ये सारे टॉपिक्स जो हमने किए इसमें से सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कई बार आ जाता है एग्जाम में, अदरवाइज बाकी बहुत रेयर आते हैं। तो आप इसको याद रख लो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? Okay, sir. एनी क्वेरी? No, sir. श्योर?